जिंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। समय बीतता रहता है, कभी गम का वक्त होता है तो यही समय सदियों से भी लंबा लगता है, और जब खुशी होती है तो सालों लम्हे में बीत जाते हैं। इन्हीं लम्हों से बनी सदियों में जीते हैं हम। हसरत रहती है कि थोड़ा रुक कर पीछे देखें। यह हसरत पूरी करनी भी जरूरी है, क्योंकि यही हमें बताती है कि कहाँ गलत थे हम और क्या हमने सही किया। चलिए इसी ख्वाहिश को पूरा करते हैं और देखते हैं सारा जहां। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति से। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम सीमा पर। मध्य पूर्व जल क्षेत्र में अमेरिकी सेना द्वारा युद्धाभ्यास। ईरान ने कहा जारी रखेगा मिसाइल कार्यक्रम। लंदन के मेयर सादिक खान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के कारण राष्ट्रपति ट्रंप का ब्रिटेन दौरा रहा विवादित। विपक्षी नेता जेरेमी कॉर्बिन भी ट्रंप के ट्वीट से नाराज। ट्रंप ने कहा जरूरत पड़ी तो कॉर्बिन से मुलाकात में गुरेज नहीं। और खुद जियो, औरों को भी जीने दो। विश्व आर्थिक विकास के लिए आईएमएफ का मंत्र। कहा अगर इस सिद्धांत पर बड़े देश चले तो आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ सकती है दुनिया। अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। ईरान से लगे समुद्र में अमेरिकी फौजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान को लेकर उनके रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच अमेरिका ने ईरान से बातचीत की पेशकश की थी, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। उसका कहना है कि वो अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। हाल ही में जारी इस वीडियो में आप युद्धपोत देख रहे हैं। वो है यूएस अब्राहम लिंकन, जो यूएस एयरफोर्स B-52S के साथ मध्य पूर्व के समुद्र में सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव किस हद तक बढ़ गया है। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया कि वो भरसक प्रयास करेंगे कि ईरान परमाणु हथियार ना बना सके। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निश्चय है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं कर पाए और आतंकवाद को समर्थन करना बंद करे। हालांकि ईरान ने भी साफ कर दिया है कि उसके ऊपर अमेरिकी दबाव की नीति काम नहीं करेगी और वो अपना मिसाइल कार्यक्रम जारी रखेगा। हम देख सकते हैं कि आज रक्षा और सैन्य क्षेत्र में हम अपने दुश्मनों को रोकने में सक्षम हो गए हैं और ये तथ्य उन्हें परेशान करता है। इसलिए वो हमारे मिसाइल कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के लिए जोर देते हैं। वो हमें इस क्षमता से वंचित करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले ईरान ने अपने यूरेनियम उत्सर्जन क्षमता को बढ़ाने की बात की थी। इससे कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान परमाणु संधि में जो देश अब भी शामिल हैं, शायद वो इसका विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। चीन ने कहा कि ईरान परमाणु समझौता ही एकमात्र रास्ता है। इसके जरिए इस क्षेत्र में शांति बहाल की जा सकती है। सौदे के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना न केवल प्रासंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की जरूरत है, बल्कि तनाव को कम करने और ईरानी परमाणु मुद्दे को हल करने का एकमात्र यथार्थवादी और प्रभावी तरीका भी है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों को पूरा करता है। मई 2018 में ईरान संधि से हट चुके और देश पर प्रतिबंध लगा चुके अमेरिका का कहना है कि संधि एक गलती थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया है। एक ऐसी जगह था जो बहुत शत्रुपूर्ण था। वो यमन, सीरिया और कई अन्य युद्ध क्षेत्रों में उलझा हुआ था। वो कई जगहों में आतंकवाद का जिम्मेदार था। वो एक आतंकवादी राष्ट्र था। उस समय दुनिया में नंबर 1 था और शायद आज भी है।
राष्ट्रपति ओबामा ने एक सौदा किया, ईरान परमाणु समझौता, जो एक भयानक सौदा था। $150 बिलियन का भुगतान किया। नकद में 1.8 बिलियन का भुगतान किया। मैं इस सौदे के खिलाफ था। मैंने सौदा समाप्त कर दिया और ईरान आज बहुत अलग देश है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत की पेशकश भी की थी, लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया था। देखा जाए तो इजराइल और अरब देशों को छोड़ कोई भी देश ईरान के खिलाफ खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह तनाव बढ़ रहा है, पूरा विश्व इससे परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते हफ्ते दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं सालगिरह थी। इस मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन और फ्रांस का दौरा किया। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य तो शहीदों को श्रद्धांजलि देना था, लेकिन ट्रंप अपने बयानों के कारण चर्चा का केंद्र बने रहे। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि वो ब्रेक्जिट के फैसले का स्वागत करते हैं और ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाना चाहेंगे। Almighty God, our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor. ये प्रार्थना कभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पढ़ी थी, जिसे अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन यात्रा के दौरान पढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिटेन दौरे का मकसद तो था दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ मनाना, उसके शहीदों को श्रद्धांजलि देना, लेकिन ब्रिटेन में उनके स्वागत को लेकर ही जनता में मतभेद थे। कुछ लोग उनके विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखे, तो कुछ उनके स्वागत में बैनर लिए खड़े थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन में भी विवादों में घिरे नजर आए, खासकर लंदन के मेयर सादिक खान और ब्रिटेन के विरोधी दल के नेता जर्मी कॉर्बिन को लेकर। एक ट्वीट में ट्रंप ने सादिक खान को असक्षम बताया। जाहिर था लंदन की जनता ने उनका बेमन से स्वागत किया। मैं इस हफ्ते आए अपने मेहमान से कहना चाहता हूँ, कृपया ऐसी दुनिया के बारे में सोचें जो शांति और निरस्त्रीकरण में से एक है, सभी लोगों के मूल्यों को पहचानने में से एक है। एक ऐसी दुनिया है जो नस्लवाद को हराती है, गलतफहमियों को हराती है, धार्मिक घृणा को हराती है, जो ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका में राजनीति में दूर दूर तक फैली हुई है। मैं थोड़ा हैरान हूं कि अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति एक 11 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करेगा और अभद्र भाषा का सहारा लेगा। अगर कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारी प्रधानमंत्री के लिए जरूरी है कि वो एक ह्यू ग्रांट लव एक्चुअली क्षण के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में कुछ चीजों के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त करें, जो ट्रंप ने कहा है, किया है, जो हमारे आपसी हितों के विपरीत है। हालांकि जब जर्मी कॉर्बिन से मुलाकात पर ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो उन्हें कॉर्बिन से मिलने में कोई गुरेज नहीं होगा। ये संभव है, मैं उन्हें नहीं जानता। वो मिलना चाहते थे, मिलना बहुत कठिन था और आपके साथ ईमानदार होने के लिए शायद अनुचित था। अभी आपके देश और मेरे देश के संबंध में बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये वास्तव में एक जबरदस्त रिश्ता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनसे मिलना उचित था, लेकिन मैं निश्चित रूप से मिलूंगा। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रेक्जिट की सराहना करते हुए कहा कि ब्रिटेन को अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आने वाले समय में ब्रिटेन से व्यापारिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने पर भी जोर दिया। This is a great country and it wants its own identity. ये एक महान देश है और ये अपनी अलग पहचान चाहता है। मुझे लगता है कि ये एक विशेष स्थान की हकदार है। हाँ, मुझे लगता है कि ब्रेक्जिट होगा और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है और ये देश के लिए अच्छा होगा। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी ने ब्रिटेन की महारानी और राजसी परिवार से भी मुलाकात की। हालांकि यात्रा के दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन और ईरान पर अपने रुख पर कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि ये दोनों ही मुद्दे ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोप में बहुत गंभीरता से लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है, ये आजकल आम राय है। इस राय के पीछे आधार भी है अमेरिका का चीन और यूरोप के देशों से व्यापारिक तनाव।
लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का कहना कुछ अलग ही है। इसके मुताबिक दुनिया में रिकवरी हो रही है और अगर किसी देश को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता तो विश्व आर्थिक मंदी से बच सकता है। चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग ने गुरुवार को मई महीने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जारी किया। खबर कुछ अच्छी नहीं थी। ये इंडेक्स अपने 2 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर पर था। अप्रैल के मुकाबले इसमें आधे फीसदी की कमी आई थी, जबकि पिछले साल के मुकाबले इस इंडेक्स में 4% से भी ज्यादा की कमी थी। हालांकि IMF का कहना है कि स्थिति अब भी काबू के बाहर नहीं हुई है। मुझे लगता है कि मेरा पहला और महत्वपूर्ण संदेश होगा डू नो हार्म। आप जानते हैं हमारे पास एक रिकवरी चल रही है जो धीमी हो रही है। अगर आप सही नीतियों को अपनाते हैं, यदि आप इस पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो ये आपकी संबंधित नीतियों के लिए फायदेमंद होगा और ये वैश्विक विकास के लिए भी फायदेमंद होगा। IMF ने साफ कहा कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक विवाद से फिलहाल दुनिया में मंदी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसे जल्द सुलझा लेना बेहतर होगा। अगर ये सुलझ जाता है तो दुनिया की आर्थिक विकास दर अनुमान से बेहतर हो सकती है। हमारे नंबर नहीं बदले हैं और हम वास्तविक अर्थव्यवस्था को 2019 में 3.3% की विकास दर पर बढ़ते हुए देखते हैं। साल के अंत में एक बढ़ोतरी के साथ उम्मीद है 2020 में सुधार होगा, क्योंकि हमारा पूर्वानुमान 3.6% है। मुझे लगता है कि इस समय अनिश्चित पुनर्प्राप्ति के साथ अर्थव्यवस्था नाजुक है। हालांकि IMF ने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर शुरू हुई है, ये समीकरणों को पूरी तरह बिगाड़ सकती है और हो सकता है कि मंदी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं डूब जाएं। टैरिफ का बाजार पर प्रभाव होगा, व्यवसाय पर भी प्रभाव होगा, चाहे वो कार विनिर्माण हो या फिर कृषि उत्पाद हो। निवेश से जुड़े फैसलों पर भी प्रभाव होगा, जिसका अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अभी तक व्यापार तनावों के समाधान की कमी है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी जोखिम कम नहीं है। एक और टैरिफ का खतरा, एक और बातचीत जो अभी तक शुरू नहीं हुई है, इन्हें अगर वैश्विक अनिश्चितता में जोड़ें तो अतिरिक्त विकास के लिए अनुकूल नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक विवाद फिलहाल तो सुलझता नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से ईरान के साथ अमेरिका का विवाद भी कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर असर डाल सकता है। ऐसे में IMF का ये कहना कि डू नो हार्म काफी मायने रखता है, यानी खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। आर्थिक मोर्चे पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ते विश्व का यही नारा सही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। University of Delhi is the most preferred university by students every year. People consider that if you are in DU, then there is something in you. We have been successful in maintaining our academic standards. If students are not getting admission usually due to some reason, they are preferring the school of open learning. जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट से पढ़कर आते हैं उसका 80% में टॉप कर जाते हैं। जो बच्चे CBSE SSC से बोर्ड से पास आउट होते हैं वही 99 पॉइंट लाते हैं। We have the minimum eligibility of cutoff of 50% or 55% depending upon the course, and then we conduct the entrance test. Look, student, the course is more important than the college, and moreover, there is no ranking within the Delhi University. All the Delhi University colleges are equally good. Watch the Pulse only on Rajya Sabha television. पहली बार साल 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर परचम लहराकर इतिहास रचा था। बेहद कठिन और दुर्गम इस चोटी पर फतह पाना जितना दुर्गम था उतना ही दिलचस्प भी था, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में अव्वल है माउंट एवरेस्ट।
अब तक एवरेस्ट को लेकर चर्चा इस बात के इर्द गिर्द ही होती थी कि किसने पहले इस चोटी को सबसे पहले फतह किया और कौन पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया, कैसे किसी शख्स ने विकलांगता के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर झंडा गाड़ दिया। ऐसे बहुत से किस्से। लेकिन आज के दौर में एवरेस्ट को लेकर आ रही खबरें रोमांच नहीं पैदा करती बल्कि दिल दुखा रही हैं। एवरेस्ट पर बढ़ती भीड़ और मौतों की खबरों के बाद अब यहां मिल रहा टनों कचरा पर्यावरण प्रेमियों के लिए चिंता का सबब बन रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हमेशा से कौतूहल और रोमांच का विषय रहा है, लेकिन हाल में माउंट एवरेस्ट से आ रही खबरें हर किसी को बेचैन कर रही हैं। पिछले दिनों एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों के ट्रैफिक जैम की खबरें आई थी और बड़े पैमाने पर पर्वतारोहियों की जमावड़ी का ही असर है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर भी कचरे का ढेर इकट्ठा हो गया है। नेपाली शेरपा ने एवरेस्ट पर पहली बार सफाई अभियान शुरू किया है, जिसमें 4 शव बरामद हुए हैं और 11,000 किलो कचरा मिला है। 2 महीने के सफाई अभियान के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर एवरेस्ट के आधार शिविर से इस कूड़े को काठमांडू लाए। इनमें ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर, प्लास्टिक की बोतलें, कनस्तर, बैटरियां, भोजन को लपेट कर रखने वाली चीजें, मानव मल और रसोई घर संबंधी अपशिष्ट शामिल हैं। पर्वतारोहियों की संख्या कम होनी चाहिए क्योंकि बेस कैंप के ऊपर के एक क्षेत्र में पर्वतारोहियों द्वारा लाया गया कचरा 600 से 800 किलो हो गया है। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे शेरपा ने 66 साल पहले एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और पहली बार माउंट एवरेस्ट को किसी पर्वतारोही ने फतह किया था। और तब से अब तक पहली बार ऐसा मौका है जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की सफाई का अभियान शुरू किया गया। इसकी शुरुआत मध्य अप्रैल में की गई थी। इस टीम में अधिक ऊंचाई पर चढ़ने में दक्ष 12 शेरपा शामिल थे। कचरा इकट्ठा करने के दौरान 4 शव भी मिले। ये शव ऊंचाई वाले कैंप में पाए गए। सफाई अभियान पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का खर्च आया। हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में चीन ने भी इस तरह का सफाई अभियान चलाया था। इस पर्वत पर ऐसे कई लोग चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जिनके पास फिटनेस, अनुभव, तकनीकी कौशल या वास्तविक रूप से एक सुरक्षित समय सीमा के भीतर एवरेस्ट जैसे पहाड़ पर चढ़ने की विश्वसनीयता नहीं है और पहाड़ पर अड़चने हैं। ऐसे क्षेत्र हैं जो अन्य लोगों से आगे निकलने के लिए वास्तव में सुरक्षित या व्यावहारिक नहीं है। इसलिए जब ऐसे पर्वतारोही होते हैं जो इन स्थानों पर चढ़ाई करने में सक्षम नहीं है तो बाकी सभी लोग उनके पीछे फंस जाते हैं। नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक इस सीजन में एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हुए 11 लोग मौत का शिकार हुए हैं, जिसमें नेपाल की तरफ 9 और तिब्बत की तरफ 2 लोगों की मौत हुई। इन मौतों के पीछे एक साथ ज्यादा तादाद में परमिट जारी किया जाना इसके पीछे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के लिए विदेशी मुद्रा का भी एक जरिया है। नेपाल ने इस साल प्रति परमिट $11,000 के हिसाब से 381 परमिट जारी किए, जिसके लिए उसकी आलोचना हो रही है। अगर आप परमिट खरीदने में सक्षम लोगों की संख्या को प्रतिबंधित भी करते हैं, तब भी अयोग्य पर्वतारोहियों को हटाया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि इस साल कुछ 380 परमिट जारी किए गए। अगर आप इसे 200 तक भी ले आते हैं, फिर भी उनमें 100 अक्षम पर्वतारोही हो सकते हैं। माउंट एवरेस्ट और इसके आसपास की चोटियां तेजी से प्रदूषित हो रही हैं और गर्मी की चपेट में आ रही हैं, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे भविष्य में चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को अधिक खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल बड़ा है कि पर्वतारोहियों की जान जोखिम में है या आज खुद एवरेस्ट का वजूद खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर। देखते हैं दुनिया एक नजर। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। टेरेसा मे नए प्रधानमंत्री चुने जाने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। अब ब्रेक्जिट का मसला सुलझाना नए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी। नए प्रधानमंत्री को तय करना होगा कि वो यूरोपीय संघ से अलग होने की शर्तों पर सबको साथ लेकर संसद में विधेयक पारित कराए या बिना शर्त यूरोपीय यूनियन से अलग होने की घोषणा करे।
ब्रेग्जिट पर लंबे समय से चल रही खींचतान के चलते टेरेसा ने पिछले महीने ही घोषणा कर दी थी कि वो 7 जून को इस्तीफा देंगी। यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन को अलग होने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया हुआ है। माना जा रहा है कि जरूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी करके 22 जुलाई तक सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, जो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री होगा। संयुक्त राष्ट्र में नाइजीरिया के दूत तिजानी मोहम्मद बंदे महासभा के अगले अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा परिषद की लंबित सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ज्यादा लोकतांत्रिक और प्रभावी बने। सितंबर से शुरू हो रही महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष के तौर पर मोहम्मद बंदे का चुनाव हुआ है। मोहम्मद बंदे मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा की जगह लेंगे। महासभा के सितंबर से शुरू हो रहे अगले सत्र में यूएनएससी में सुधार के लिए वार्ता प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। इसमें 5 सदस्य और 10 अल्पकालिक सदस्य हैं। भारत के साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने देश के आर्थिक संकट को देखते हुए इस साल के अपने बजट में खुद कटौती करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बताया कि सेना ने आर्थिक संकट से निपटने में मदद के लिए ये फैसला लिया है। इसकी पुष्टि करते हुए पाकिस्तान सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मंगलवार को एक ट्वीट किया कि आगामी वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट में स्वैच्छिक कटौती सुरक्षा की कीमत पर नहीं होगी। बजट में कितनी कटौती की जाएगी, इसकी जानकारी सेना की ओर से नहीं दी जाएगी। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि देश की वित्तीय स्थिति और देश के सामने मौजूद कई सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने अपने रक्षा खर्च में कटौती करके जो अभूतपूर्व स्वैच्छिक पहल की है, वो काबिले तारीफ है। जर्मनी में नील्स हुगल नाम का एक पुरुष नर्स देश के इतिहास में सबसे बड़ा सीरियल किलर बनकर उभरा है। उसने 2000 से 2005 के बीच 85 मरीजों को जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया। नील्स सिर्फ इसलिए मरीजों को कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में पहुंचा देता था क्योंकि वो उन्हें दोबारा ठीक करने में सक्षम होने के एहसास का मजा लेता था। उसके इस प्रयोग के कारण कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोर्ट ने होगल को उम्र कैद की सजा सुनाई। होगल को 2005 में डेलमेनहोस में एक मरीज को जहर का इंजेक्शन देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया था। इस मामले में उसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद एक एक करके तमाम मामले खुलते चले गए। दुबई में एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 12 भारतीयों समेत कम से कम 17 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ओमान की राजधानी मस्कट से दुबई आ रही ओमान की राष्ट्रीय परिवहन कंपनी की एक बस शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर सड़क के किनारे बने डिवाइडर से टकरा गई। ओमान से बस गलत दिशा से अल रशीदिया मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी, जो हादसे की बड़ी वजह बनी थी। बस में 31 यात्री थे। गुरुवार को हुई इस दुर्घटना में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पीड़ितों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और बहुत सी गंभीर खबरों के बाद चलिए माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और देखते हैं दुनिया के कुछ खुशनुमा रंग दुनिया रंग बिरंगी में। हॉलीवुड अभिनेता डेंजल वॉशिंगटन को गुरुवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस समारोह में कई बड़ी हस्तियां नजर आईं। समारोह में डेंजल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ नजर आए। वॉशिंगटन से पहले ये शीर्ष सम्मान जॉर्ज क्लूनी, अल्फ्रेड हिचकॉक, रॉबर्ट डे नीरो और स्टीवन स्पिलबर्ग को मिल चुका है। 64 साल के डेंजल वॉशिंगटन 2 ऑस्कर भी अपने नाम कर चुके हैं। पहला अवार्ड उन्हें 1989 में फिल्म ग्लोरी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए मिला था। दूसरा पुरस्कार उन्हें 2001 में ट्रेनिंग डे में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मिला था। मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल के साथ काले सूट्स में सीक्रेट एजेंट्स धरती पर इंसानी भेष में छिपे एलियंस को काबू में रखने वापस आ गए हैं। इस बार MIB सीरीज की ये चौथी एक्शन कॉमेडी फिल्म लंदन हेडक्वार्टर में बेस्ड है।
जहां क्रिस हेम्सवर्थ और टेसा थॉम्पसन उड़ती कार, शानदार गन्स और एलियंस के साथ दुनिया बचाने के लिए लड़ते दिखाई देंगे। क्रिस और टेसा के अलावा फिल्म में एमा थॉम्पसन, लियान निसॉन और कुमाइल नांजियानी भी मुख्य किरदारों में हैं। ये फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होगी। मशहूर गायिका रिहाना संगीत की दुनिया में सबसे अमीर महिला बन गई हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $60 करोड़ है। उन्होंने मडोना और बियोंसे को भी पीछे छोड़ दिया है। 2017 में उन्होंने अपनी मेकअप और फैशन ब्रांड फेंटी ब्यूटी शुरू की थी, जो बहुत ही सफल रही है। रिहाना अभी तक 9 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुकी हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें 2018 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया था। वहीं दुनिया भर में मशहूर संगीतकार जे-ज़ी दुनिया के सबसे अरबपति रैपर बन गए हैं। वो अपनी संगीत, रियल एस्टेट, कला और अपनी खुद की संगीत स्ट्रीमिंग सर्विस के बदौलत $1 अरब की संपत्ति बना चुके हैं। हाल ही में जोनस ब्रदर्स अपनी डॉक्यूमेंट्री चेजिंग हैप्पीनेस के लॉन्च पर साथ नजर आए। उन्हें साथ देखकर उनके फैंस की दीवानगी साफ देखने को मिली। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ फैंस से मिले। उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म चेजिंग हैप्पीनेस उनके म्यूजिक बैंड द जोनस ब्रदर्स के अब तक के सफर को दर्शाती है। ये फिल्म 4 जून को अमेज़न पर रिलीज की गई। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।